हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला में। एनसीईआरटी क्लास ए साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इसमें हम लोग समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो किस तरीके से हमारे दोस्त हैं यानी कि फ्रेंड हैं, किस तरीके से हमारे दुश्मन हैं यानी कि किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं और किस तरीके से वो हमको हार्म पहुँचा सकते हैं। तो इन्हीं 2 पॉइंट पे पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 तरीके के समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एक है जिन्हें हम आराम से देख सकते हैं, है ना, कैन सी नॉर्मली, ओके, और दूसरे हैं कैन नॉट सी, है ना, नॉर्मली, या फिर कह सकते हो नेक्ड आइज। ओके, तो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते नेक्ड आइज के थ्रू, वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो जिनको देख सकते हैं वो है हमारे नॉर्मली एनिमल्स। ओके, ठीक, तो जिनको नहीं देख सकते वो हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आप समझ गए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, ओके, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। वायरसेस कुछ स्पेशल केस हैं, ये स्पेशल मेहमान हैं और ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं हर समय, है ना। तो क्या स्पेशल है इनमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में। ये बाकी इन्हें अकेले रहने में मज़ा नहीं आता, अकेले ये मर जाते हैं तड़प तड़प के। और जैसे सपोज़ करो कि ये कुछ वायरसेस हैं, 4 वायरसेस हैं, अगर ये ऐसे पड़े हैं ओपन एनवायरनमेंट में तो फिर ये डेड हो जाएंगे। तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक इन्हें कोई रहने के लिए कॉलोनी नहीं मिल जाती, यानी कि कोई इन्हें होस्ट नहीं मिल जाता, यानी कि चाहे वो होस्ट हो ह्यूमन बींग्स या फिर कोई हो एनिमल। ओके, कोई भी होना चाहिए, बस इनको पार्टी करने से मतलब है, इन्हें नहीं मतलब है चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो। हाँ, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको सिर्फ ह्यूमंस पे पार्टी करने में मज़ा आता है और कुछ हैं जिनको एनिमल्स पे पार्टी करने में मज़ा आता है, जैसे कि एंथ्रेक्स, इनको एनिमल्स पे पार्टी करने में मज़ा आता है, और वहीं कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 उसको मज़ा आता है ह्यूमंस पे पार्टी करने में। तो वो उनका अलग अलग बिहेवियर है। दूसरा इनका स्पेशल फीचर क्या है, ये छोड़ते किसी को नहीं है, मतलब सबसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। ये सवाल आ चुका है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं? यस, बिग यस, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बताया गया कि ये कुछ बैक्टीरियाज हैं और यहाँ पर बताया गया कुछ प्रोटोजोआ। इनके नेम्स कुछ आप याद कर पाओ तो कर सकते हो, मतलब कर लेना, एग्ज़ाम में काम आते हैं, एग्जाम्पल्स देने में, है ना। ओके, ठीक है। इनफैक्ट जब ऑप्शन होते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है या फिर कौन सा नहीं है ना, या कौन सा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे पूछ लेते हैं। कैसा एग्जाम में वो डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो दूसरे तरीके से पूछते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप है तो आप आंसर लिखो, उसका एग्जाम्पल दे दो, आंसर आपका जो है वैल्यूएटेड हो जाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वायरसेस हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसरो ने कुछ रिसर्च की है और कुछ यहाँ पर सैटेलाइट तैयार किया है, जबकि सैटेलाइट नहीं है, वायरसेस है। ओके, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं और क्या इनके स्पेशल फीचर्स हैं, मतलब क्या इनकी खासियत है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है, जो कि सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल में सब कुछ उनका होता है, जीना, खाना पीना, नहाना धोना सब। और मल्टी सेलुलर मतलब कई सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है एल्गी और फंगी, जो मल्टी सेलुलर हैं। ओके, ठीक है। कुछ हैं जिनको मतलब कॉलोनी चाहिए, कॉलोनी मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, और कुछ हैं जो एकदम मज़े से फ्री रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई मिले या ना मिले। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं या ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरासाइट, सिंपली बोल सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। किस तरीके से हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में दोस्ती निभाते हैं या किस तरीके से दुश्मनी निभाते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्ती। ओके, ठीक है। दोस्ती किस तरीके से, यानी कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। दही बनाने में हेल्प करते हैं, कर्ड, ब्रेड, केक, इन सब में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट दारू, है ना, गाना नहीं गाना, बस मतलब दारू बनाने में भी हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है, एल्कोहल। ओके, और दूसरी कहाँ हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तीसरी हेल्प कहाँ करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रखने में। ओके, कैसे,
थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने कहीं पर पूरा जो हरी सब्जियों का छिलके और जो भी डिकम्पोजेबल है यानी कि बायोडिग्रेडेबल है वो पूरा ऐसे ढेर लगा रखा है ना, कहीं पे आसपास अपने खेत में या फिर कहीं घर के आसपास। कुछ दिनों बाद आप कुछ दिनों के लिए आप चले जाते हैं छुट्टियों पे, मनाली वनाली, इस समय नहीं जाना, बहुत बाढ़ है ना। सपोज़ करो गोवा वोवा चले जाते हैं, फिर आते हैं, आप देखते हैं ये ढेर जो है वो ऐसे छोटा सा रह गया है और ये बहुत ही डिकम्पोज टाइप का हो गया। ये किसने किया? आप सोचते हो किसी पड़ोसी का तो ये काम नहीं है, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं भैया ये पड़ोसी का काम नहीं है, ये काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इन्होंने क्या किया, इस पूरे वेस्ट मटेरियल को जो कि सड़ गल रहा था, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा था, उसको क्या किया, तोड़ फोड़ के बना दिया मैन्योर। क्या बना दिया? अब मैन्योर क्या करता है? मैन्योर पिछले चैप्टर में आपने समझा, मैन्योर है एक तरीके की खाद जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखती है। तो यानी कि इससे सॉइल फर्टिलिटी भी हमारी बरकरार रही। दूसरा है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम पिछले चैप्टर में हमने समझा है कि क्या होता है राइजोबियम और कैसे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन दी सॉइल। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो दही बनाने या ब्रेड बनाने कैसे किस तरीके से हेल्प करते हैं वो देखते हैं। जैसे दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, दही बनाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो है लैक्टोबैसिलस। ओके, और जो बैक्टीरिया है चीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं, पिकल एंड अचार बनाने में भी हेल्प करते हैं, इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। दूसरा हेल्प क्या करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडली एंड डोसा, ये सब का हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जो डोसा वगैरह बनाया जाता है उसका जो राइस का जो आटा वगैरह है वो पहले से उसमें बाटर मिक्स करके रख दिया जाता है ना, ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए। फर्मेंटेशन का मतलब है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से जो है जब भी उसकी वो बनाया जाए, मतलब डोसा वोसा, वो अच्छे से बन पाए। ओके, ठीक है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, यानी कि कुल मिला के उसमें केमिकल जो है चेंजेस ले आता है। ठीक है, ये कुछ फर्मेंटेशन था, वही यहाँ पर चल रहा है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ये सब बस नॉर्मल चीज़ें हैं जो समझने वाली है, वो हम समझाते रहेंगे। ठीक है, जैसे एसिडिक एसिड, मतलब ये एल्कोहल के प्रोडक्शन में तो काम करते हैं। मतलब कॉमर्शियल यूज़ क्या है, अभी ये चल रहा है कि कॉमर्शियल यूज़ क्या है। ये प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में काम करते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में भी काम करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है विनेगर का जो केमिकल नेम क्या है, वो है एसिटिक एसिड। ओके, ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। फिर ये वही शुगर का फर्मेंटेशन करता है और फिर क्या होता है, फिर दारू बनती है, मतलब एल्कोहल बनता है। ओके, सॉरी। अब ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है इसको डिस्कवर किसने किया था? लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। इनको मतलब खाली बैठे रहते, इनको कुछ काम धंधा था नहीं। कब डिस्कवर किया? 1857। आपको पता होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर पता करना हो, मतलब याद रखना हो कि कब इन्होंने ऐसा काम किया था, तो सोचो, एक तरफ रिवॉल्ट चल रहा था, एक तरफ ये फर्मेंटेशन डिस्कवर कर रहे थे। कौन? लुईस पास्चर। ओके, ध्यान रखना। ओके, सॉरी। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अभी हम लोगों ने समझा। कॉमर्शियल यूज क्या है, मतलब विनेगर बनाने में, दारू बनाने में, इन सब में यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है? मेडिसिन बनाने में, जैसे कि पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या हैं? ये एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सपोज करो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ चुका है या बैक्टीरिया कोई आ चुका है, अब उससे लड़ने के लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया वगैरह या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया है उनसे लड़ने का काम करती हैं। और ये बनाई किससे जाती हैं? ये बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये बनाई जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया मेडिसिनल यूज़ क्या है। मेडिसिनल यूज़ क्या है? मेडिसिन बनाने में काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे क्या है? आगे आता है वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती है और क्या इसका रोल है? वैक्सीन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी में। जैसे एक कहानी सुनाते हैं। सपोज करो आप अपने घर पर हैं, ओके, और क्या हुआ, एक दिन कोई बैल है गली से घुसा और आपके घर में घुस गया।
अब क्या है, चूंकि इससे पहले बैल नहीं घुसा था आपके घर में, तो क्या हुआ, आपको पता ही नहीं बैल को भगाने कैसे, लाठी से भगाना है कि डंडे से भगाना है, या फिर ऐसे ही भाग जाए, पानी डालना है, या फिर कोई मतलब तलवार बंदूक तोप ये सब लाना है, आपको नहीं पता है। पता चला कि आपने लाठी वाठी उठाई और ये भाग गया। तो अब आप सीख गए कि अच्छा, अगर अगली बार बैल आता है हमारे घर में तो हम लाठी उठाएंगे, डंडा उठाएंगे तो ये भाग जाएगा, या इस पर पानी डालेंगे तो भाग जाएगा। तो मतलब आप सीख गए, कोई बैल आया और आप अगली बार उस आएगा तो आप सीख चुके हैं कि बैल को कैसे भगाना है। मतलब अब आप ये सीख चुके हैं, अगर आपके घर में बैल घुसता है तो आप उसे कैसे भगाएंगे। बस इसी फॉर्मूले पे वैक्सीन काम करती है। हमारी सपोज करो ये हमारी बॉडी है, ओके, ये क्या है, बॉडी है। अब इसमें कोई भी इन्वेडर आ गया है, क्या आ गया, इन्वेडर, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। इनफैक्ट वैक्सीन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वायरसेस के लिए ही डेवलप की जाती है। तो अब जैसे कोई कह सकते हो कि ऐसा अनजान वायरस आ गया, अनजान माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जिससे बॉडी परिचित नहीं थी। अब क्या होगा, वो उससे लड़ने की कोशिश करेगी, हो सकता है लड़ ले जीत जाए, हो सकता है ना लड़ पाए हार जाए। तो ऐसी कंडीशन ना डेवलप हो कि बॉडी को पता ही ना हो कि ये किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और क्या है। तो इसीलिए उसी सेम टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है वैक्सीन। मतलब जो माइक्रो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कोविड का, किसका, कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड की वैक्सीन के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो कोविड जो वैक्सीन है वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो SARS-CoV-2 जो वायरस है ना, उसी का ही मोल्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, मोल्डेड फॉर्म है, या फिर कह सकते हो मतलब हाफ डेड फॉर्म है। मतलब वो इतना एक्टिव नहीं कि आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाए, लेकिन अगर वो वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में डाला जाता है तो क्या है, हमारी बॉडी सीख जाती है कि अच्छा इस मरे हुए, अब जो कमज़ोर है उससे लड़ सकती है ना बॉडी, उस कमज़ोर से लड़ के एकदम ताकतवर होगी। उसे पता चल गया अगर ऐसा कोई आएगा इन्वेडर तो उससे हम लड़ लेंगे। तो बस इसी प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करती है। मतलब पहले मोल्ड फॉर्म में हमारे अंदर वायरसेस डाले जाते हैं, हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है और सीखती है किस तरीके का कोई अगर इन्वेडर आता है तो उससे कैसे लड़ना है। अगर वास्तव में अगर वो इन्वेडर आता है तो हमारी बॉडी हमको प्रिवेंट कर लेती है। और वैक्सीन ऐसे काम करती है, बाकी वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ओके। भाई यहाँ पर लिखा गया है कि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है हेल्दी बॉडी में, और वो बॉडी जो है उसको लड़ लेती है और उसे मार देती है। तो इससे मतलब वो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ को रिप्रोड्यूस करती है ताकि वो इन्वेडर है वो मारा जाए, और फिर वो मारना सीख लेती है। अगर वैसा कोई इन्वेडर घुसता है घर में, जैसे कि बैल की कंडीशन थी, तो फिर वो हमारी बॉडी जानती है कैसे लड़ना है। ठीक है, ओके। अब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं डिजीज़ के बारे में, जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये कुछ ये बैक्टीरिया से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, कॉलेरा भी वायरस। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। एडवर्ड जेनर का क्या रोल है भाई ज़िंदगी में? इनका रोल है वैक्सीन बनाना। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। कब बनाई? 1798 में इन्होंने वैक्सीन बना के तैयार कर दी। अभी हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया गया था काफ़ी दिन पहले। तो आपको ये बताना है कि कब किया गया था, स्मॉल पॉक्स को कब इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, आपने सुना होगा, ये वैक्सीन का ही टॉपिक चल रहा है, मतलब पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। पल्स पोलियो में क्या हुआ, कई बार ऐसे केस आए कि जिसको पोलियो को ड्रॉप दिया गया और वो विकलांग नहीं था, मतलब उसे पोलियो नहीं हुआ था, वो नॉर्मल बच्चा था, उसे जैसे ही ये पोलियो का ड्रॉप दिया गया वो विकलांग हो गया। तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसकी बॉडी वो मोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी नहीं लड़ पाई और वो उस पर हावी हो गया और वो विकलांग हो गया, है ना। यही डर था कोविड के बारे में। हालांकि ऐसे कुछ केसेस आए नहीं कि हाँ किसी को कोविड नहीं था और फिर हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। हो सकता आए हों, मतलब गवर्नमेंट डाटा छिपाती भी तो रहती है। ओके, ठीक है। फिर अगला काम है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कैसे वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ये। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको मैन्योर में बदलने का काम करते हैं, और आफ्टर दैट हमारी हेल्प कर देते हैं ना, खाद के रूप में। ओके, फिर अगला इनका क्या काम है? एनवायरनमेंट को साफ़ रखना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं। कूड़े का ढेर था, उसे उन्होंने धीरे धीरे मैन्योर में बदल दिया और उसको आराम से आप खेत में खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है बस, और कुछ नहीं है। और क्या ये हमारी हेल्प करते हैं? माइक्रो कैन बी यूज डिग्रेडेड द हार्मफुल। वही बात है, आपके घर के आसपास बहुत सड़ा वाला कूड़ा था और वो महक रहा था, और क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जुट गए और ये जो स्मेली जो एकदम से सब्सटेंस थे वो उसको नष्ट करके उन्होंने एकदम साफ़ कर दिया एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को साफ़ करने का काम करते हैं। अब आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से शुरू होती है 2.4, मतलब
दुश्मनी। ओके, किस तरीके से हमको हार्म पहुंचाते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, पैथोजेंस। क्लियर, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, वही बात है, पैथोजन से एंटर करते हैं बॉडी में, और वो कैसे कर सकते हैं, सांस लेते समय, वाटर के थ्रू, या फिर खाते समय। तीन ही तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम एंटर करते हैं। हालांकि वो अलग बात है HIV और इन सब के बारे में कि वो दूसरे तरीके से एंटर करते हैं। ओके, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्सन, जैसे सपोज करो कि ये एक पर्सन है और यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये उसके पास से ऐसे गुजरता है, जाता है कहीं, सपोज करो अपनी ससुराल जा रहा था और ये मिलता है, कहता भैया राम राम कैसे हो, और बस खांस देता है इसके ऊपर, और इसको समझो कोविड था, इसको भी हो गया। मतलब ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़। क्लियर, मतलब वो कम्युनिकेट कर रही है भैया, वो उसको ऐसे खाली नहीं बैठना है, ठीक है। अब वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी है, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, खांसी किसी को होती है दूसरे को भी हो जाती है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हालांकि बैक्टीरिया से होती है, फिर भी ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मतलब जिसको TB है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB, जैसे नॉर्मली TB बोलते हैं हम लोग, और दूसरे को भी TB हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि इनके कैरियर्स क्या हैं। मतलब ये तो हमने देखा कि ब्रीथ, वो ये खाना पानी इन सब से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं पैथोजेंस। अब इनको कोई ढोने वाला भी तो होगा इनको इधर से उधर ले जाने के लिए। वो क्या हो सकते हैं, हाउस फ्लाई हो सकते हैं, है ना। कहीं पे बैठे और वहाँ पे था कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ से बैठ के कहीं खाने बैठे, बस पहुँच गया, हो गया काम, तो खाने के थ्रू पहुँच गया। दूसरा क्या हो सकता है, मॉस्किटोज, है ना। एनफिलिस मॉस्किटो क्या करते हैं, पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करते हैं, है ना, पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और फीमेल एंडीज मॉस्किटो हैं, ये क्या करते हैं, डेंगू वायरस को करते हैं। देखो मलेरिया होता है, यहाँ से सीख लो, मलेरिया होता है पैरासाइट से, और जो हमारा डेंगू होता है वो वायरस से होता है ना। वायरस बॉर्न डिजीज़ है आपका डेंगू, और पैरासाइट बॉर्न डिजीज़ है वो मलेरिया है, ठीक है। उसके लिए मच्छर कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। एनफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, किसके लिए, डेंगू। क्लियर, एनफिलिस मलेरिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो जितने भी मॉस्किटोज़ हैं ना, वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं। मतलब अपनी जो परिवार है ना, वो पानी में रह के बढ़ाते हैं, है ना। तो इनको, इसका मतलब है अगर चाहते हो कि मच्छर आसपास ना हो तो क्या करना है, पानी को ना इकट्ठा होने दो, साफ़ रखो। कूलर वगैरह में कहीं पानी नहीं होना चाहिए, कूलर हो, टायर हो, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। मतलब साफ़ क्लीन एनवायरनमेंट रखो। मॉस्किटो होंगे नहीं, मतलब वो अपना परिवार नहीं बढ़ा पाएंगे, कहने का मतलब ये है। और परिवार बढ़ा लेते हैं तो आपको अटैक करते हैं, अगर बढ़ा भी लिया तो आपको फिर मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अब आता है कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़, और किस वजह से, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज़ के लिए जिम्मेदार है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉमनली से क्या बोलते हैं, TB। ओके, ये बैक्टीरिया से होता है, कई बार मैं अभी इस लेक्चर में बता चुका हूँ, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कम्युनिकेबल है। इसका मतलब ये एयर से जाएगा आराम से, किसी ने खांसा दूसरे को भी हो गया। देखो, जो डिजीज़ एयर से ट्रांसमिट हो रही है उसमें एक बचाव होता है, आइसोलेशन। मतलब जिसको हो गया है उसको कमरे में बंद रखो, कोविड में हम लोगों ने देखा ही है ना। दूसरा है मिजल्स, ये वायरस से होता है, एयर से ट्रांसफ़र हो जाता है। चिकन पॉक्स, ये वायरस से होता है, और ये भी एयर और कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होता है। पोलियो, ये वायरस से होता है, एयर और वाटर दो तरीके से ये हो सकता है। बचाव कैसे कर सकते हैं भाई, आइसोलेशन कर दो, वैक्सीन लगा दो, दो बचाव है। अगर पूछ लिया जाए क्या प्रिवेंटिव्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, पहले ये मैं जब छोटा था सोचता था चिकन पॉक्स चिकन खाने से होता है, तो फिर मैंने चिकन खाने छोड़ दिया था। लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे हो गया था, मैंने चिकन नहीं खाया तब भी हो गया था। फिर पता चला कि गांव में कहते हैं कि ये माता जी आ गई, ऐसा है वैसा है, वो डिफरेंट इसमें मैथोलॉजीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं। फ़िलहाल आपको चैप्टर पे रहना है और समझना है कि वो किस चीज़ से होता है, वायरस से होता है, ठीक है। वायरस बॉर्न डिजीज़ है, कॉलरा बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ है, टाइफाइड बैक्टीरिया किससे फैलता है, वाटर और फूड। अब जहाँ पर वाटर है या फूड है, वहाँ पर क्या चाहिए भैया, पर्सनल हाइजीन चाहिए। मतलब साफ़ सफाई रखो, खाना साफ़ खाओ, पानी साफ़ पियो, मतलब बस बच गए आप। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लिखने हो, प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लिखने हो और याद नहीं है, तो ये सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके, एयर है मतलब आइसोलेशन और वैक्सीन लगा दो, वाटर है या फूड है तो मतलब पर्सनल हाइजीन रखो और खाना साफ़ सुथरा खाओ। अब आता है हेपेटाइटिस C, ये वायरस से है
और ये वाटर के थ्रू होती है, मतलब वही बात है, ड्रिंकिंग, साफ पानी पियो, गर्म करके पियो और वैक्सीन लगाओ। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, मतलब एक पैरासाइट है। ओके, ये प्रोटोजोआ से याद रखना। और ये मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ है, मतलब ये मॉस्क्यूटो से ट्रांसफ़र होती है, कम्युनिकेट करती है। ओके, तो इसका मतलब है आप मॉस्क्यूटो नेट यूज़ करो और मज़े करो। ठीक है, आपने चारों तरफ साफ़ रखो, पानी इकट्ठा ना होने दो, ये सब करो। ठीक है, मतलब मैं डॉक्टर हो गया क्या? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब ये तो ह्यूमंस को परेशान कर लिया इन्होंने जितना करना था, अब बात आती है एनिमल्स, मतलब ये छोड़ेंगे एनिमल्स को भी नहीं। ठीक है, ये रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने क्या किया, ये एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया जिसका नाम था एंथ्रेक्स डिजीज़ को ये मतलब लेके आता था, बैसिलस एंथ्रोसिस। ओके, ठीक, एंथ्रेक्स क्या है, ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को प्रभावित करती है, परेशान करती है, बहुत डेंजरस भी है। ओके, और एक है फुट एंड माउथ डिजीज़, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को होती है, लेकिन एनिमल्स यानी कैटल्स को ज़्यादा होती है। ओके, और ये वायरस बॉर्न डिजीज़ है ना, कॉज्ड बाय अ वायरस। क्लियर, मतलब दो डिजीज़ हैं यहाँ पर, एक है एंथ्रेक्स जो ह्यूमंस और कैटल्स को दोनों को प्रभावित करती है और ये बैक्टीरिया से होती है। एक है फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कि कैटल को मोस्टली प्रभावित करती है और ये वायरस से होती है। ये बात याद रखनी है बस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, आप छोड़ेंगे प्लांट को भी नहीं भैया, है ना, मतलब ह्यूमन प्रभावित हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट भी होंगे। ओके, अब प्लांट में क्या होता है, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, इन सब पे आपने देखे बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं और प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे अभी आपको पता है टोमेटो का रेट इतना हाई क्यों हो गया, ये बताना है। ओके, ये बताना है वो कौन से वायरसेस हैं या कौन सी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से टोमेटो का प्रोडक्शन कम हुआ कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और जिसकी वजह से टोमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक, नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट पे, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ओके, फ़िलहाल कोशिश करनी है आपको। हाँ, अब क्या है, प्लांट डिजीज़ क्या है, जैसे कि साइट्रस कैंकर, एक ये बैक्टीरिया से होती है, एयर से ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा है रस्ट ऑफ वीट, ये फंगी से होती है, एयर और सीड के थ्रू जाती है। दूसरा है एलोवेन मोज़ेका भिंडी, मतलब ओकरा, जिसे भिंडी बोलते हैं हम लोग, ये वायरस से होती है और इंसेक्ट के थ्रू जाती है। ओके, मतलब भिंडी अगर महंगी हो जाती है तो समझो ये वाला जो आपका वायरस है भिंडी को प्रभावित करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, सिंपल सा है, आप गंदा फूड खा लोगे और वो आपको बीमार कर देगा, है ना, स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपने खा लिया, फिर क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, बीमार हो जाओगे। इनफैक्ट इतना ज़्यादा बीमार हो सकते हो कि आपकी डेथ भी हो सकती है। सो वी अवेयर अबाउट दैट। बाहर का खाना कम खाओ और घर का खाना खाओ। इस समय बारिश में तो बिल्कुल मत खाओ। ओके, अगर खाओ भी तो कोई गर्म, मतलब कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है बाहर की। ओके, फूड को प्रिजर्व कैसे करने हैं, फूड को प्रिजर्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे केमिकल मेथड है, साल्ट और एडिबल ऑयल का यूज़ करके। देखो, जो भी केमिकल से जो भी चीज़ फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है उसे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ध्यान रखना, पूछे व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, तो आप बताओगे दोज आर यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो वो होंगे आपके प्रिजर्वेटिव्स। ओके, वो क्या हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, एडिबल ऑयल हो सकता है। जैसे साल्ट और एसिड अगर डाल देते तो हमारा अचार यानी कि पिकल जो है वो नहीं सड़ता है, ख़राब होता है। और दूसरा केमिकल्स क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये सब यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा है कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट है उसका भी यूज़ करते हैं, है ना। इसमें मीट और फिश वगैरह को भी प्रिजर्व कर लिया जाता है। आंवला और रॉ मैंगो और ये आपका इमली वगैरह, टेमरिंड मतलब इमली वगैरह का भी प्रिजर्वेशन होता है कॉमन सॉल्ट से। ओके, प्रिजर्वेशन बाई शुगर, आपको पता है शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है खाने में, तो क्या होता है कि वो फिर जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जैसे कि जैम्स, जेलीज, इनमें शुगर का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ बाई ऑयल एंड विनेगर। ऑयल से भी होता है, पता है आपको, मम्मी लोग अचार रखती हैं उसमें बहुत सारा ऑयल जो है ना, मस्टर्ड ऑयल भर देती हैं, तो क्या होता है वो एकदम से मैंगो का हो या फिर किसी चीज़ का, वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, या फिर विनेगर डाल देती हैं, विनेगर और ऑयल दोनों मिक्स करके डाल देती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। हीट एंड कोल्ड, मतलब या तो आप बहुत गर्म कर दो या फिर आप एकदम ठंडे, जैसे फ्रिज में रख देते हैं हम लोग, कोई चीज़ एकदम ख़राब नहीं होती और बच जाती है और हम उसे 1-2 दिन तक या फिर कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं।
या फिर जैसे कोई चीज़ गर्म करते रहो बार बार, जैसे मिल्क है, आप अगर बार बार गर्म करते हो उसे कई दिनों तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, इनफैक्ट समर में भी। अब आपको समझना है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क क्या है। जैसे सपोज़ करो कि ये ऐसे मिल्क था, ओके। अब चाहते हैं हम लोग कि ये जो है जल्दी ख़राब ना हो, तो क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे 70 सेंटीग्रेड पर, और फिर जल्दी से इसको कूल करेंगे। क्या करेंगे, मतलब 70 सेंटीग्रेड तक गर्म करना और जल्दी से इसे कूल करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, पैस्चुराइजेशन। समझ गए ना। पैस्चुराइड मिल्क आप देखते हैं, जो मिल्क हम लोगों को मिलता है पैकेट में, उसमें लिखा रहता है पैस्चुराइड मिल्क। इसका मतलब आज समझ लो क्यों ऐसा लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है उस मिल्क को गर्म किया गया लगभग 70 सेंटीग्रेड पे, लगभग कितने देर तक, 15 से 30 से 15 to 30 सेकेंड तक, यानी कि 1 मिनट तक लगभग अप्रॉक्स गर्म किया गया, और उसके बाद जल्दी से उसे सडनली क्या किया, चिल किया गया, ठंडा किया गया, फ्रिज में रख के कहीं पर भी। तो ऐसे मिल्क को बोलते हैं पैस्चुराइड मिल्क, और ऐसा मिल्क जल्दी ख़राब नहीं होता है, ओके। और इस पैस्चुराइजेशन जो मेथड है वो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम रखा पैस्चुराइजेशन। क्लियर। पैस्चुराइजेशन क्या है, ये गर्म करने का एक मेथड है जिससे कि फूड को प्रिजर्व करते हैं, स्पेशली मिल्क को। स्टोरेज एंड पैकेजिंग इससे भी होता है। आप देखते हैं कि आप चिप्स कितने महीने या 2 महीने या फिर 6 महीने पुराने भी चिप्स खाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो सील्ड होते हैं, एयर टाइट होते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन वगैरह ये सब गैसेस भरी रहती हैं ताकि मॉइस्चर और अन्य चीज़ें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना एंट्री ना कर पाएँ। अगर गैस उसमें से निकल गई, इसका मतलब वो ख़राब हो गया, मतलब वहाँ से एंट्री हो ही जाएगी, ओके। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। दूसरा भी एक तरीका है, वो है आपका लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है, बादल आपने देखा गरजता है और फिर लाइटनिंग होती है, इससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ओके। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 2 माइक्रो, सपोज करो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, ये कहता है भैया देखो ऐसा है, हम आपको देंगे फूड, क्या देंगे, फूड, लेकिन भैया हमारे पास घर नहीं है, आप एक काम करो हमें दे दो घर, आपके पास घर है। तो बी कहता ठीक है भैया, ये तो बढ़िया बात है, हमारे पास घर है और हमारे पास खाना नहीं है, चलो एक काम करो आप मुझे खाना देते रहना और हम आपको अपने घर में रहने देंगे। तो मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, तो उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और भी कई सारे रिलेशनशिप हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर किसी और लेक्चर में अलग से समझेंगे। अभी यहाँ पर ये टॉपिक में ये समझ लो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ओके। ये बताया गया कि जो नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू दी एक्शन ऑफ लाइटनिंग। आपको लगेगा कि बिजली कड़कती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, कैसे, ये होता है, ठीक है, ओके। नाइट्रोजन साइकिल क्या है आपको पता है, 78% नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में है। और नाइट्रोजन साइकिल क्या है भाई, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, ये दो तरीके से फिक्स होगी सॉइल में। कैसे, एक तो लाइटनिंग, देखो एक तो लाइटनिंग और दूसरा बैक्टीरिया के थ्रू, है ना, सॉइल में ये मिक्स हो गई। अब ये यूज कर ली जाएगी किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। अब प्लांट को खा लेंगे एनिमल्स, और एनिमल्स उसके बाद मर जाएंगे, तो उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, या फिर उनके जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि एक्सक्रेटा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो मतलब मैन्योर्स में बदल के दोबारा फिर से इसको सॉइल में पहुंचा सकते हैं। मतलब एक क्या है कि इधर से ये फिक्सेशन हुआ सॉइल में, तो प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल, और एनिमल का एक्सक्रेटा है, फिर एनिमल खुद मर गए और वो डायरेक्ट फिर से सॉइल में आ गया। दूसरा क्या है, यहीं से मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो इसीलिए जो हमारे नाइट्रोजन का है ना, बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है, बैलेंस, ओके। तो जो बैलेंस बना रहता है इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। मतलब इधर से एंट्री मारी, सॉइल में आई, प्लांट में गई, एनिमल्स में गई, फिर उसके बाद फिर से इधर एनवायरनमेंट में गई, और फिर से ये पूरा ऐसे 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 ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर, ठीक है, ऐसे वाटर साइकिल होता है। तो ये था आज आपका चैप्टर, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल से जुड़ें, और आगे बहुत सारे वीडियोज़, मतलब NCERT मुझे लगता है सारी जितनी भी NCERT वो धीरे धीरे हम सारी कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।